नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट करियर एकेडमी के ब्यूटीफुल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर परीक्षा बैंक के चैप्टर 3 के बायोलॉजी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। शुक्राणु जनन का मतलब ये होगा कि शुक्राणु के निर्माण को हमें परिभाषित करना है कि किस तरह से शुक्राणु का जनन होता है। तो शुक्राणु वह जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, जिन्हें नर युग्मक भी कहा जाता है। मनुष्य में शुक्राणु को लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो जो भी संतान उत्पत्ति होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी मनुष्य के शुक्राणु की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या कार्य है। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक टूटे हुए ग्राफिकन फोलिकल द्वारा बनता है। जब oogenesis की प्रोसेस होती है या अंडा उत्सर्जित होता है तो उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे ग्राफिकन फोलिकल का ही पार्ट होता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन करता है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो कि महिलाओं में उत्सर्जित होता है उसका निर्माण करता है, जो एक निषेचित अंडे को आरोपण की तैयारी में गर्भाशय के दौरान अधिक मोटा करने के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एक्रोसोम या एक्रोसोम के क्या कार्य हैं। तो एक्रोसोम का कार्य शुक्राणु को अंडे के सुरक्षात्मक कोट के मध्य से प्राप्त करने में मदद करता है और शुक्राणु और अंडे के प्लाज्मा झिल्ली को फ्यूज करने की यह अनुमति देता है। तो ये आपके दोनों का कार्य हो गए, कॉर्पस ल्यूटियम के कार्य और एक्रोसोम के कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसव क्या है। तो प्रसव का अर्थ है जनन या बच्चे को जन्म देना। गर्भावस्था के निर्धारण काल के समय या फिर जिस समय पर गर्भकाल पूर्ण हो जाता है, बच्चे का जन्म बिना किसी अवरोध या रुकावट के होना साधारण या सरल जन्म कहलाता है। प्रथम भाग में बच्चेदानी का मुंह खुलता है जब प्रसव की पीड़ा होती है, और दूसरे भाग में बच्चे का सिर दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, और अंतिम भाग जिसे तीसरा भाग कहते हैं जिसमें ओवल या फिर जो बच्चा होगा वो बाहर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बीजांडसन या अपरा या प्लासेंटा के कार्य बताइए। तो जो प्लासेंटा होता है वो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यहाँ पर देखते हैं, जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर से माता के रक्त का पोषण पहुंचता है, जिसे हम अपरा के नाम से जानते हैं, जिसमें भ्रूण की वृद्धि तथा यह अंग माता और भ्रूण के शरीरों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। अगर यहाँ पर हम प्लासेंटा के प्रमुख कार्य देखें तो भ्रूण को ऑक्सीजन की पूर्ति करना, भ्रूण को पोषण प्रोवाइड करना तथा भ्रूण के उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन भी यही इसी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो अधिकतर सेमिनल प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% आयतन आपके जल होता है। इसमें प्रोटीन, शर्करा, शुगर, थक्का जमाने वाला फाइब्रिनोजीन, फिनोलोजीन है ना, एल्ब्यूमिन, अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सारी चीज़ें घुली रहती है, जिसे हम सेमिनल प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो ये इसके मुख्य कंपोनेंट है या फिर मुख्य घटक है जो भी सभी सेमिनल प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्षण जो होते हैं या जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर के बाहर एब्डोर्मल कैविटी या फिर जो शरीर के बाहर या उदर गुहा में क्यों पाए जाते हैं। हमारे जो टेस्टिस होते हैं उन्हें शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। जो स्कोटम होता है, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे जो वर्षण होते हैं वो शरीर के बाहर दिखाई देते हैं। तो उदर गुहा बाहर की ओर होते हैं, शरीर की गहराई में नहीं, क्योंकि शुक्राणु को शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। यदि अगर तापमान ज़्यादा होगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, और शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो नई संतति का लैंगिक जनन के द्वारा उत्पादन नहीं होगा, तो जिससे वैरायटी आने के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। इसलिए जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं, उदर गुहा के बाहर। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन किस प्रकार होता है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। तो जो शुक्राणु होंगे, नर युग्मक का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाती है। वर्षण की जनन उपकला अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस होती है जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। पहली आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज या फिर गुणन प्रवस्था, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होंगे। प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। ये सभी कोशिकाएं डिप्लॉइड होती है या फिर ये द्विगुणित गुणसूत्री होती है। ग्रोथ फेज एक ऐसा फेज जहां पर वो ग्रोथ करेंगे फॉर्मेशन के बाद। तो नर्सिंग कोशिकाएं जिनके द्वारा किया गया है खाद्य पदार्थ संग्रहण करने का आकार में बड़ी होती है, और इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यह अवस्था भी द्विगुणसूत्रीय होती है। अगली आती है आपकी मेच्योरेशन फेज या फिर परिपक्वन अवस्था, जिसके अंदर उनमें मेच्योरिटी आ जाएगी
तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे द्विगुणितीय कोशिका बनती है, जिससे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट में समसूत्री विभाजन होता है तथा प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट में प्राथमिकता होती है। अंतिम क्रिया होती है आपकी कोशिका बनती है, जिसमें स्पर्मेड कहते हैं। स्पर्मेट का कायांतरण, स्पर्मेट के कुछ परिवर्तन होते हैं जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। तो यह जो हमने पूरी प्रोसेस देखी, इसे स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें प्रारंभ के 6 महीने के लिए माता का दूध पिलाया जाता है, ऐसा क्यों? तो जो नवजात शिशु होता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, मतलब रोगाणु या विषाणु या वायरस से लड़ने की या फिर जीवाणुओं से लड़ने की उसकी क्षमता नहीं होती है। तो जो माँ का दूध होता है, जो माँ के दूध में शक्ति शिशु को प्राप्त होती है। माँ के दूध में लैक्टोफार्मिन नामक तत्व पाए जाते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बच्चे जो होते हैं उनकी छोटी आंत में कई पेट में छोटे छोटे से बैक्टीरिया पनपते हैं, उनको नष्ट करने में भी यह काम में आता है। माँ के दूध में असाधारण जीवों को बचाने के लिए तथा आंत में पनपने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। माँ के दूध में रोगाणुनाशक तत्व पाए जाते हैं। वातावरण से माँ की आंत में पहुँचे हुए रोगाणु, जिससे कि जो पदार्थ होता है कोलेस्ट्रम, वो सारे बैक्टीरिया को मार देता है। अतः ये तत्व एक विशेष नलिका थोरैक्सिक डक्ट से सीधा माँ के स्तन तक पहुँचते हैं और दूध से बच्चे के पेट में इस तरह से बच्चा स्वस्थ रहता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं? तो अंडे का निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। हमारी जो फेलोपियन फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ये फिम्बरे हैं, झालर इसे कहते हैं। तो यहाँ पर इस अवस्था में यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब होती है, जहाँ पर अंडा, स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है यह गर्भाशय में जाता है। युग्मनज गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है और जायगोट का गर्भाशय में दीवार पर जुड़ना इम्प्लांटेशन कहलाता है। निषेचन के बाद शुक्राणु अंडाणु फेलोपियन ट्यूब में जाकर जुड़कर युग्मनज बनाते हैं। फिर युग्मनज फेलोपियन ट्यूब से नीचे जाते जाते मोरुला बन जाता है और इसके बाद यह गर्भाशय में पहुंच जाता है। मोरुला ब्लास्टोसिस बन जाता है और ब्लास्टोसिस तब गर्भाशय की परत में दब जाता है और इस प्रक्रिया को हम आरोपण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 3rd चैप्टर समाप्त होता है, बायोलॉजी का, हिंदी मीडियम का, परीक्षा बैंक का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं अन्य ऐसे वीडियो लगातार आपके सामने लाते रहूं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।